Assalamu alaikum students. In today's class you will get to know about Bohr's atomic model. In today's lecture, Bohr's atomic model's foundation, its postulates and Max Planck quantum theory that was the basically foundation of model and रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस था हम इसको स्टडी करेंगे और रदरफोर्ड और बोहर के बारे में आपको जानने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली फाउंडेशन ऑफ मॉडल के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913. क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसमें डिफेक्ट्स थे, उसने ये बात नहीं एक्सप्लेन की थी कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, जबकि उसके मुताबिक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है. और उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था. इस वजह से नील बोहर ने फर्दर इसके ऊपर रिसर्च की और उसने अपना एक और एटॉमिक मॉडल दिया. और जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था, जो कि फाउंडेशन ऑफ दिस मॉडल यानी कि जो मैक्स प्लैंक का मॉडल था उसकी फाउंडेशन क्वांटम थ्योरी थी जो कि मैक्स प्लैंक ने दी थी. मैक्स प्लैंक मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो इसकी फाउंडेशन थी. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली. बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो ना तो इमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, कि वो कॉन्टीन्यूसली अगर मूव कर रहे हैं तो वो इमिट करते रहें एनर्जी या एब्जॉर्ब करते रहें एनर्जी. इस तरह से तो उस एटम जो है उसका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा. तो जो दी एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, बल्कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एटम में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में मूव कर रहा होता है और उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये लाइन लिखी हुई है. दी एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम. यानी कि जो एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं एटम में, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट एनर्जी होती है. और जो इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे होते हैं उनकी भी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड होती है. और जो नील बोहर एटॉमिक मॉडल है वो इस डायग्राम से शो हो रहा है आपको. ये देखें, ये दरमियान में न्यूक्लियस है और KLM ये एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं. के स्मॉलेस्ट n=1 इसको दिया गया है और n=2 L को दिया गया है और m को n=3 दिया गया है. ये कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के तो ये क्वांटाइज्ड हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में यानी कि K में पाए जाएंगे, L में पाए जाएगा और M में पाए जाएंगे, उनके एनर्जी भी डिफरेंट होगी. और जब वो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन M में है और वो जब L में जाएगा तो यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो रिलीज़ करेगा एनर्जी को. यहाँ पे एरो से आपको डिनोट कर रहे हैं डेल्टा E=hv. डेल्टा E यानी कि चेंज इन एनर्जी है और रिलीज़ ऑफ एनर्जी जो है वो इक्वल होगी डिफरेंस इन दी एनर्जी लेवल्स बिटवीन दीज टू लेवल्स, यानी कि जो M और K के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल होगा कि जो एनर्जी रिलीज़ होगी. इसी तरह से जब K से L में जाएंगे तो यानी कि वो एक स्मॉल एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को. और इसी तरह से L से अगर M में जा रहा है तो वो यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो तब भी एब्जॉर्ब करेगा एक स्पेसिफिक एनर्जी को. डेल्टा E=hv होगा वो भी, लेकिन उसमें क्या हो रही होगी, एब्जॉर्प्शन हो रही होगी एनर्जी की. यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को शो कर रहे हैं. ये L से M में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और ये रिलीज़ ऑफ एनर्जी तब हो रही है जब M से K में जा रहा है इलेक्ट्रॉन. और ये डिफरेंट एनर्जी शेल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इनमें उनकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है. Now you will get to know about postulates of Bohr's atomic model. The Bohr's atomic model was based upon the following postulates. तो ये following 5 postulates हैं जो कि बोहर ने दिए थे. The hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbits of radius r around the nucleus. कि अगर हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम लेते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा टाइनी न्यूक्लियस है जो कि डायग्राम में भी शो किया गया था और उसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिट्स में जिनका रेडियस r है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है उनमें वो रिवॉल्व करेगा.
और उस दी ईच ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। अब यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं जो क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक ने, उसने यही कहा था कि जो हर एनर्जी लेवल होती है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जो ईच एनर्जी लेवल होते हैं उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है। as long as electron remains in a particular orbit it does not radiate or absorb energy। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है लाइन स्पेक्ट्रम को, कि जैसे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो ये बता रहा है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में है और वो मूव कर रहा है तो वो रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी और ना ही वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी सिर्फ उसी सूरत में इमिट या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन या तो एक ऑर्बिट जो कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट है उससे हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में जाए, या वो जंप करे हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में। When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy। यहाँ पे यही बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी से हायर ऑर्बिट में, तो उस हायर ऑर्बिट की हायर एनर्जी लेवल होती है, तो वो डेल्टा ई के बराबर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। When it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy। लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है यानी कि कम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मीन्स रिलीज करता है। दिस चेंज इन एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई, और उसको हम प्लैंक्स की इक्वेशन से ही डिनोट करते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 ये हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी है, और जब वो E1 में आता है माइनस E1 लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी है, इज इक्वल टू HV। अब यहाँ पे जो हमारे पास H है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो होती है इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, ये समटाइम्स MCQ आता है कि H इज़ इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। और जो यहाँ पे V है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। And the fifth point is electron can revolve only in orbits of a fixed angular moment mvr, given as mvr is equal to nh over 2 pi। अब यहाँ पे नील बोहर ने ये बात बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एनर्जी लेवल में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो वो एनर्जी लेवल है उसकी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होती है उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो अपने गिर्द भी तो मूव कर रहा है ना जो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एंगुलर मोमेंटम रखता है अपनी रोटेशन की वजह से, और उसकी mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई होती है, वेयर n इज़ दी क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर। अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा कि जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स थे ऑर्बिट नंबर को के साथ वो थे पड़े। ये देखें, इसमें k को n इज इक्वल टू 1 दिया गया है, l को n इज इक्वल टू 2 और m को n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, और ऐसे ही जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है ऑर्बिट्स के साथ साथ। दैट वाज ऑल अबाउट प्लैंक्स atomic model postulates, and now you will get to know about its foundation which is Planck's quantum theory। तो प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी उसमें क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। It is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation। तो जो क्वांटम का मतलब क्या होता है यानी कि फिक्स्ड एनर्जी, और ये स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी की जो कि इमिट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी आपने देखा था कि जो रिलीज़ ऑफ एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ही रिलीज़ हो रही होती है। और अगर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो रही होती है, यानी कि E इज़ इक्वल टू HV। ये इक्वेशन दी थी प्लैंक्स ने। क्वांटा इज़ प्लूरल ऑफ क्वांटम, क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा। और 1918 में मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिज़िक्स में, और ये जो मैक्स प्लैंक था वो एक जर्मन फिजिकिस्ट था, और इसी क्वांटम थ्योरी में ही वर्क की वजह से उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1918 में। And now you will get to know about Rutherford and Neil Bohr।
अब हमने जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था कि उसने एक प्लानेटरी मॉडल पेश किया था एटम का, और नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया जो कि बेसिकली क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड करता था। तो रदरफोर्ड वाज ए ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट। रदरफोर्ड एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट था। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। उसने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए। जो उसने गोल्ड फाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी उसने यानी कि गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को ही बम्बार्ड करवाया था, और हीलियम को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं। ही वॉन दी 1908 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। उसने 1908 में नोबेल प्राइज़ लिया था केमिस्ट्री में ही। इन 1911 और 1911 में उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था जो कि प्लानेटरी मॉडल था, एंड परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम। और वो पहला बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था टू स्प्लिट एटम। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशंस ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। और इसकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि यही रदरफोर्ड ही था जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को जस्ट देखें तो ये जस्टिफाई नहीं करता एटॉमिक मैस को। कोई न्यूट्रल पार्टिकल होगा जो कि मैस में प्रोटॉन के इक्वल है तब ही जस्टिफाई होगा। तो इसने ये प्रेडिक्शन दी थी और उसके बाद चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी। तो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसलिए हम इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहते हैं। नील बोहर वाज ए डैनिश फिजिकिस्ट हु जॉइंड रदरफोर्ड इन 1912 फॉर द पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च। नील बोहर एक डैनिश फिजिकिस्ट था और उसने रदरफोर्ड को 1912 में ज्वाइन किया था अपनी पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए। In 1913, बोहर रिप्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। ये अभी हमने पढ़ा है कि जो बोहर है उसने क्वांटम थ्योरी पे बेस अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, जिसमें इसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ही रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक फिक्स्ड इनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ही won the 1922 नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इसे 1922 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताने की वजह से फिज़िक्स में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था नील बोहर को। एंड नाउ यू विल गेट टू नो अबाउट रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में और बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट ये था कि जो फाउंडेशन थी रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी की वो थी क्लासिकल थ्योरी, जबकि जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी की जो फाउंडेशन थी वो थी क्वांटम थ्योरी। सेकंड, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इसने जस्ट ये बताया था कि रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि जो बोहर था उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड देन थर्ड पे आ रहा है कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके मुताबिक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था हर वक्त, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को रिलीज़ करता रहेगा और मूव करता रहेगा, जबकि बोहर के एटॉमिक थ्योरी में ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम के बारे में इसने बताया था दैट mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। एंड फोर्थ में एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। ये मैंने अभी आपको बताया कि रदरफोर्ड के मुताबिक जो एटम है उसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि बोहर ने बताया कि नहीं, वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, क्योंकि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी कोरिस्पोंडिंग डिफरेंट एनर्जी होती है। और रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी में अगर हम देखें तो एटम्स कोलैप्स हो जाएंगे अगर वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं, लेकिन जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है उसने स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि एटम्स शुड एग्जिस्ट क्योंकि वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। So that was all about today's lecture in which we discussed about फाउंडेशन ऑफ मॉडल कि कैसे क्वांटम थ्योरी जो मैक्स प्लैंक ने दी थी उसको फाउंडेशन बनाते हुए 1913 में बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। और उसके एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते, बल्कि वो तभी इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी जब वो इन एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं। अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो वो रिलीज़ करेंगे एनर्जी। और ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी, ये उनमें डिफरेंस था उन एनर्जी लेवल्स में। और ये मैक्स प्लैंक ने ये इक्वेशन दी थी
और ये मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए हैं कि जो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में पोस्टुलेट्स बताए थे कि ये हाइड्रोजन जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइनी न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनकी फिक्स्ड एनर्जी है उनमें और रेडियस है उनमें वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जो ईच ऑर्बिट होता है उसकी फ़िक्स्ड एनर्जी होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है। और फिर ये आपको बताएगा कि वो तभी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं जब वो इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं, जंप करते हैं वन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। और डेल्टा ई ये डिफरेंस होता है इन दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान जिनमें वो जंप कर रहे होते हैं। और ये मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। एंड देन यू वर टोल्ड अबाउट फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR which orbits have MVR is equal to NH over 2 pi. And will then you knew about quantum um, meaning, which was fixed energy, and then quanta, and then Max Planck Nobel Prize, that he was awarded with Nobel Prize in 1918 due to his work on quantum theory. And then you knew about Rutherford and Neil Bohr and their contribution in chemistry and atomic theory, and the difference between Rutherford and Bohr's atomic theory. And that was all about today's lecture. Hope so you get it. If you like it, then like it, subscribe it, and also share it with your class fellows. Thank you.